अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज सबने पढ़ना है ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियाँ। तो आपको पता है हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल से पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने हार्ट पढ़ा, ब्लड पढ़ा एंड लास्ट ब्लड वेसल्स। क्योंकि ब्लड वेसल्स का फंक्शन है कि इसने हार्ट से आने वाला जो ब्लड है उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमारी बॉडी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं वो हैं आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। ठीक है? तो सबसे पहले आ जाएगी आर्टरीज़। तो ये आर्टरी बनी हुई है, छोटा-सा इसका पीस बना हुआ है आर्टरी का, और ये वेन। अच्छा, इसकी डायग्राम मैं इंशाअल्लाह ताला व्हाइट बोर्ड पे बना के आपको सेंड करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए आप इसकी जो है ना थ्योरी अच्छे से याद करिएगा। डायग्राम खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन मैं भी लाज़मी भेज दूँगी। तो आर्टरीज़ जो है ना, आर्टरी एक सिंगल को कह रहे हैं, आर्टरीज़ यानी ज़्यादा। आर्टरीज़ जब मैंने आपको हार्ट टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि आर्टरी जो है ना, उसका फ़ंक्शन है कि इसने दिल से दूर जाना है, यानी कि इसने ब्लड को दिल से दूर लेके जाना है। और वेन जो है ना, ये हमेशा जो है वो दिल की तरफ आती है, यानी कि वो ब्लड को दिल की तरफ लेके आती है। अब आप बताएँ कि दिल से दूर जो जा रहा है ब्लड, तो उसमें कौन-सा ब्लड होगा? ज़ाहिर-सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। तो आर्टरीज़ के अंदर कौन-सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेन्स होती हैं, वो दिल की तरफ जाती है, तो उसमें कौन-सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि दिल की तरफ कौन-सा ब्लड जाता है? कम ऑक्सीजन के, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो फिर ऑक्सीजन लेने हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है। वो आपको सारा प्रोसेस पता है, जब आपने अगर हार्ट का लेक्चर लिया होगा, हार्ट वाला लाज़मी लेना है। पहले वो पिछले लेक्चर्स आपके लाज़मी लिए हों, ताकि ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो लेकिन आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज़ के। अगर आपको याद हो, तो हमने पढ़ा था जो हार्ट है, उसमें इस तरह से, जो इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक है, जो कि कौन-सा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं। याद है आपको पल्मोनरी आर्टरी? तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन-सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। अभी हमने पढ़ा कि आर्टरीज़ में कौन-सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो पूरी बॉडी की आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज़ के। ठीक है? जो पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये इसमें सिर्फ़ डीऑक्सीजनेटेड होता है, बाकी सारी आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड होता है। इसी तरह वेन की अगर बात करें, तो वेन्स में वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पल्मोनरी वेन, याद हो अगर आपको, हार्ट के साथ इस तरह से पल्मोनरी वेन्स बनी हुई हैं, तो ये जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, इस वाले लेफ्ट आर्टरी में लेके आती हैं। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, इनके अंदर होता है, आपने पढ़ा था, इनके अंदर कौन-सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हालाँकि तमाम वेन्स में कौन-सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। सिर्फ़ पल्मोनरी वेन्स हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। आर्टरीज़ का जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए, अब ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये अंदर होती है। ये सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है। इसकी मिडल लेयर है और इसकी इनर लेयर है। जो इसकी आउटर लेयर है, वो मिलकर बनी है कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट भी हो रही होती है। और वैसे भी कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है कि इसे सपोर्ट देनी होती है, तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये सबसे बाहर होती है। मिडल लेयर के अंदर होते हैं स्मूथ और इलास्टिक टिश्यूज़। स्मूथ और इलास्टिक टिश्यूज़ लचक देते हैं, क्योंकि जब इसमें से ब्लड गुजरेगा, तो लचक की वजह से खून की नालियाँ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकेंगी। उनमें जो एक वो फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, तो वो उसी वजह से पॉसिबल है, अगर उसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं। और स्मूथ मसल्स आपको पता है मूवमेंट में आगे ब्लड को आगे भिजवाने में हेल्प करेंगे। और थर्ड में इनर लेयर जो है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की। और उन सेल्स को हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। एंडो का मतलब अंदर, थीलियल जो अंदर वाली लेयर बना रहे हैं, वो सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, यानी एंडोथेलियल में सबसे ज़्यादा बारीक होती है। तो जो वेन है ना, उसमें भी सेम इसी की तरह 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो वेन की मिडल लेयर है ना, उसमें स्मूथ और इलास्टिक मसल्स कम होते हैं, जबकि आर्टरी में स्मूथ और इलास्टिक मसल्स ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ जब हम इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है? जो इनर लेयर है,
इनर लेयर है, इसके अंदर जो खाली जगह है, जैसे ये देखिए ना, ये अंदर खाली जगह है, ये इसे ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन खाली जगह। और ये देखिए, तो जो इसका ल्यूमन है वो बड़ा है, आर्टरी का ल्यूमन छोटा है। यानी कि इसका एरिया अंदर से कम है, इसका एरिया अंदर से ज़्यादा है। और इसके अंदर वॉल्व्स नहीं है, फ्लैप्स नहीं है, इसके अंदर फ्लैप्स है। आपने पढ़ा था जब मैंने हार्ट पढ़ाया था कि फ्लैप्स टुकड़ों को कहते हैं, जो कि एक दरवाजे की शक्ल का काम कर रहे हैं, जो कि ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लैप्स हैं, बट इसके अंदर फ्लैप्स नहीं है। अच्छा, अब जो आर्टरी होती है ना, किसी भी ऑर्गन के अंदर, देखो हार्ट है, हार्ट से ना आर्टरी निकल रही है। अब वो अभी हम आगे जाके भी देखेंगे, इसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वो ना हर ऑर्गन के अंदर ना आर्टरी जा रही है, हर ऑर्गन के अंदर, जैसे किडनी है उसके अंदर आर्टरी जा रही है। लेकिन जैसे ही वो आर्टरी ऑर्गन के अंदर जाती है ना, मिसाल के तौर पे किडनी है, तो इसमें ये आर्टरी जा रही है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगी, वो आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये एक आर्टरी है, ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी आर्टरियोल्स में। यहाँ पे 1 2 3 4 आर्टरियोल्स हो सकते हैं। तो ये आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू मैनी आर्टरियोल्स, और ये आर्टरियोल्स आगे जाके मज़ीद डिवाइड होते हैं, गुच्छा बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस गुच्छे को हम कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज है, और ये कैपिलरीज आगे जाके मिलती है और मिलकर क्या बना देंगे? वेन्यूल। यानी कि जिस तरह आर्टरियोल होते हैं वैसे वेन्यूल होते हैं, और वेन्यूल आगे जाके मिलकर एक सिंगल वेन बना देगी। यानी बहुत सी वेन्यूल्स मिलकर आगे क्या बना देगी? वेन बना देगी। तो आर्टरी ने क्योंकि दिल से दूर आना, ये ब्लड लेके आ रही है, यानी आर्टरी ने बॉडी के हिस्सों को ब्लड देना है। इसलिए इसका अंदर जो इसका ल्यूमन है ये छोटा होता है, एरिया इसका कम होता है, क्योंकि एरिया कम होगा तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। वही बात जो मैंने पाई वाली एग्जांपल दी थी, अगर आप उसके आगे जो उसका दायरा है उसके आगे अपना थंब रख दोगे, उसका एरिया कम हो जाएगा, तो पानी प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी है कि इसका एरिया कम है तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ जो है ना वो नीचे तक आएगा, ताकि वो क्विकली जल्दी से बॉडी के तमाम हिस्सों को ब्लड जो है ना वो मिल सके। इसलिए इसका ल्यूमन छोटा होता है, और लेकिन इसका ल्यूमन जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अब होता क्या, सिंपल इसको समझते हैं कि ब्लड जाता कैसे कैसे। सबसे पहले आर्टरी में ब्लड आएगा। आपको पता है आर्टरी किस में दाखिल हो रही है? हर आर्टरी ऑर्गन में जा रही है। जैसे फेफड़ों में आर्टरीज जा रही हैं, उसके अलावा गुर्दे में आर्टरी जा रही है, जिगर में आर्टरी जा रही है। तो वो हर आर्टरी जो है ना, जब आर्टरियोल में डिवाइड हो जाएगी तो वो उस ऑर्गन के अंदर जा, मतलब जो ब्लड है ना वो अब किधर जाएगा? आर्टरियोल्स में जाएगा। उसके बाद वो किधर जाएगा? कैपिलरीज में जाएगा, फिर वेन्यूल्स में जाएगा, और फिर किधर जाएगा? वेन में। और यानी वेन में जब वो ब्लड है ना वो उस ऑर्गन से निकल रहा होता है। इसको मैं दोबारा से आपको ना सिंपल सा थोड़ा सा अभी आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ना, ये गुर्दा है, ठीक है, तो ये इसके अंदर है आर्टरी जा रही है। अब ये आगे जाके बनाएगी आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरी, सारा वो वेन्यूल बनेगा। वेन्यूल के बाद क्या आ जाएगा? वेन। तो जो वेन है ना वो इस तरह से बाहर निकल रही है, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यानी कि जो ब्लड था वो आर्टरी से अंदर गया, सारा आर्टरियोल वेन्यूल कैपिलरी से होता हुआ, वेन्यूल से होता हुआ किधर आ रहा है? वेन से बाहर आ रहा है। तो वेन यानी कि वो ब्लड जो बाहर आ रहा है वो ऑक्सीजन दे के आ रहा है, यानी वो ब्लड में जो चीज़ें थी वो ऑक्सीजन दे के वापस आ रहा है। यानी कि जो सारी ये आर्टरियोल्स हैं, ये वेन्यूल, ये सारा कुछ किधर है? ये सारा कुछ ऑर्गन्स के अंदर क्या है? टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के दरमियान में ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी कहाँ कहाँ पे जगह है। अच्छा, तो फिर आर्टरी जो है ना यहाँ से होता हुआ, जब ब्लड आर्टरियोल से होता हुआ कैपिलरीज में आएगा ना, तो क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसके इर्द गिर्द क्या है? टिश्यूज़ है। क्योंकि आपको पता है ये लेट्स से ये सारा ना एक ऑर्गन के अंदर पड़ा है, ये गुर्दे के अंदर है, ठीक है, ये सारा कुछ गुर्दे के अंदर पड़ा है। तो गुर्दे में डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट टिश्यूज़, आपको पता है हर ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यू होते हैं। तो टिश्यूज़ के दरमियान खाली जगह होती है, इसके अंदर पानी होता है। तो जो कैपिलरीज है यानी ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्या है? इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, हज़मशुदा खुराक है, खुराक के मॉलिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो वो सारा कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये सारा कुछ किसको चाहिए? ये सारा कुछ किधर चला जाएगा? ये आपके टिश्यूज़ फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है? ये सारा कुछ इधर आ जाएगा। और आपके टिश्यूज़ फ्लूइड में से, क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ पे टिश्यूज़ में सेल्स पड़े हैं, तो सेल्स में से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटीरियल, जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं वो यहाँ पे आएँगी, टिश्यूज़ में आएँगी, और वो यहाँ से होकर किधर चले जाएँगी? इस ब्लड में चले जाएँगी। यानी कि जो वेन ब्लड लेके जा रही है ना, उसके अंदर जो है ना वो टॉक्सिक एक्स्ट्रा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारा कुछ भी है,
और फिर आपको पता है ये सारा कुछ, ये वेन कहाँ को जाएगी, ये वेन दोबारा आपको पता है वेन का काम है दिल की तरफ जाना, ये दिल की तरफ जाएगी और फिर वो दिल से वो वाला वेन वाला ब्लड किधर जाएगा, फेफड़ों में, और फेफड़ों में आपको पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे देगी और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब एक्सहेल करते हैं, हवा इस तरह बाहर निकालते हैं, तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चले जाती है। तो खैर इस तरह से जो कैपिलरीज़ हैं वो क्या कर रही है, कैपिलरीज़ में आपका यहाँ आपने देखा इसका क्या रोल है कि खून की नालियों से चीज़ें टिश्यूज़ में, जो इसके एरियो टिश्यूज़ होंगे और टिश्यूज़ के दरमियान जो पानी है और वहाँ से एक एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो इन कैपिलरीज़ में चले जाएंगी। तो यहाँ पे मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा, तबादला होगा, ये काम है कैपिलरीज़ का। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड वेन्यूल्स होता है, वेन में जाएगा। अब वेन से जब ऊपर जा रहा है ना, तो इसका ल्यूमन बड़ा है, इसका ल्यूमन छोटा है। इसका ल्यूमन बड़ा क्यों है? क्योंकि अब ब्लड ना हार्ट की तरफ जा रहा है, अब उसको इतनी प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ आई कि इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है, वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है और कम प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इनके अंदर स्मूथ और इलास्टिक मसल्स, उनके जैसे कहते हैं ना प्रेशर कम है, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए जो दीवारें हैं उस वो भी क्या होंगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूरी नहीं है, जितनी होनी चाहिए बस उसमें मसल्स उतने ही हैं। लेकिन इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसके स्मूथ और इलास्टिक, अगर आपको लग रहा है ना मैं तेज़ बोल रही हूँ, तो आप ना सेटिंग में जाके स्पीड जो है ना वो कम कर लो ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से बस। अच्छा, स्मूथ और इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं ना इसमें ज़्यादा है ताकि वो ब्लड प्रेशर को एडजस्ट कर सके, ताकि वो उस फ्लो को जो है ना वो एडजस्ट कर सके। और इसका ल्यूमन ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड जो है वो एफ़िशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से ऊपर जा सके और इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता प्रेशर को कि वो प्रेशर के साथ दिल की तरफ जाए, वो स्मूथली आहिस्ता से ज़्यादा ब्लड जो है ना वो चला जाता है। और इसके अलावा ना इसमें जो है ना फ्लैप्स होते हैं, वॉल्व्स, मैंने कहा था वॉल्व्स होते हैं, इसमें वॉल्व्स नहीं होते। वॉल्व्स क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो वापस पीछे ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जगह-जगहों पे वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्व्स यानी कि दरवाजे होते हैं जो कि ब्लड को पीछे नहीं आने देते। सेम इसी तरह जिस तरह हार्ट में इसका काम था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी इसका काम है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें वॉल्व्स होते हैं जो कि इसमें वॉल्व्स नहीं होते, क्योंकि ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं है कि वो ब्लड पीछे को चला जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है, वो प्रेशर से ऑलरेडी आ रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गई होगी। आई थिंक मैंने बता दिया सारा। अच्छा जी, तो इसकी अच्छा, यहाँ पे एक साइन इन्फॉर्मेशन है, वस्कुलर सर्जरी। वस्कुलर का मतलब खून की नालियाँ, सर्जरी। ये एक ऐसी फ़ील्ड होती है जिसमें हम आर्टरीज़, वेन्स वगैरह खून की नालियों के मुतल्लक जो बीमारियाँ हैं ना उसको सर्जरी अगर करनी हो, जैसे कि खून की नालियों में इस टर्म को हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लड अगर जम जाए खून की नालियों में तो वो सर्जरी के ज़रिए उसको रिमूव किया जाता है, सर्जिकल मेथड्स के ज़रिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वैस्कुलर सर्जरी है ना, ये बॉडी के तमाम हिस्सों की खून की नालियों को डील करती है, किसको छोड़ के? सिवाय इसने जो खून की नालियाँ दिल और दिमाग में है ना, उसके सिवा। क्योंकि वो हम देखेंगे जो ब्रेन है ना वो उसके लिए स्पेशलिस्ट होता है न्यूरोसर्जन, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों में खून की नालियों के लिए जो सर्जन होगा वो वस्कुलर सर्जन, या उसमें इस सर्जरी को हम वस्कुलर सर्जरी जो है ना उस फ़ील्ड को हम कहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकता है लास्ट वाली लाइन से ना। अच्छा जी, ब्लड वेसल जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा पार्ट है जो कि फंक्शन करता है ट्रांसपोर्ट करवाने में ब्लड को पूरी बॉडी में। तो आर्टरीज़ की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर की हेडिंग दोगे, यहाँ पे आप वॉल्स की हेडिंग दे दोगे, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर की हेडिंग दोगे, यहाँ पे मिडल लेयर की हेडिंग दे दोगे और यहाँ पे डेफिनेशन है ल्यूमन की। ठीक है, ये आप ये ल्यूमन की हेडिंग भी दे सकते हो, इनर लेयर की भी हेडिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे फंक्शन है इसका, फंक्शन ऑफ आर्टरीज। जब आपको डेफिनेशन आएगी आप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लिख दोगे, काफ़ी है बस। अच्छा, कैपिलरीज की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे कैपिलरीज का फंक्शन है।
डेफिनेशन में आप डेफिनेशन और फंक्शन लिखोगे, हो जाएगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर की हेडिंग दोगे, वॉल्स की हेडिंग दोगे, उसके बाद फ़ौरन बाद, और इसके बाद यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ पे आप फंक्शन की हेडिंग दे सकते हो दोबारा से। अच्छा, यहाँ पे आप फंक्शन की हेडिंग ना दो, ये सारी डेफिनेशन कर लो, फंक्शन की हेडिंग आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। अगर आपको उसकी डेफिनेशन आती है, आप इसकी ये पूरी डेफिनेशन लिखें, इसके बाद आप इतना इसका स्ट्रक्चर लिख लें, काफ़ी है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे एक साइन इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि वो कह रहे हैं कि कैपिलरीज जो होती हैं इतनी बारीक होती है, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स बड़ी बड़ी होती हैं, कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं कि रेड ब्लड सेल इतने छोटे होने के बावजूद भी वो एक कतार बना के गुजरते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू पास थ्रू देम ना, सिंगल फाइल कहते हैं एक कतार में, तो बुलेट लाइक गोली की तरह हो जाएंगे वो सेल्स ना, बिल्कुल वो इस तरह गुजरेंगे कतार में, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं वेन पे। ये वेन की डेफिनेशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, मिडल लेयर है इसकी, ये सारी मिडल लेयर पतली होती है। यहाँ पे ल्यूमन की हेडिंग दोगे, यहाँ पे इसके फंक्शन की है नहीं, यहाँ से डेफिनेशन है इसकी, फंक्शन यहाँ पे है इसका, ये वाला, ठीक है जी। ये सारा डेफिनेशन में इसका फंक्शन आ रहा है। ये इसकी यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखोगे, वेन की डेफिनेशन है ये, और यहाँ पे वॉल्स का बताया है, वेन्स के वॉल्स का, ठीक है। चलिए, आप अपनी मर्जी से भी हेडिंग कर सकते हो, मुझसे कंफर्म कर लेना लाजमी। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ उन्होंने, इसमें ना कंपैरिजन किया हुआ है, ये देखिए, तो इसको पढ़ा देते जल्दी से। आर्टरीज का फंक्शन है कि ये कैरी करता है ब्लड। अब अच्छा, यहाँ से भी आप पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। ये कंपैरिजन ज़रूरी है, अगर आप डिफरेंस आता है ना, इसका पूरा सेंटेंस अगर लिखना हो तो आप पीछे जो आपने पढ़ा है वहाँ से सेंटेंस लोगे। जैसे आप लिखोगे द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, इस तरह से सेंटेंस लिखना है। द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज आर हाई, या ऐसे लिख सकते हो आर्टरीज हैव हाई ब्लड प्रेशर, arteries have no walls, arteries have thick and elastic muscles, arteries carry blood away from heart। इसका सेंटेंस बना के आपने ना होमवर्क लिख लेना, ना भी लिखें लेकिन आप इन पॉइंट्स को बस याद कर लें, इसकी खैर है, रहने दे, इसका ना लिखिएगा। अच्छा जी, तो मसल्स इन द वॉल्स, ये भी सारा आपने पढ़ लिया है, ये सारा आपने पढ़ लिया है, पीछे इसको बस समराइज किया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं आर्टरियल सिस्टम, छोटा सा है, इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी जी, ये है जी आर्टरियल सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम पूरी की पूरी हमारी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज है ना, वो सारी मिलकर जो सिस्टम बना रही है उसे हम आर्टरियल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ना स्टार्ट करना डायरेक्ट आर्टरियल सिस्टम से, उससे ऊपर वाला इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में रीड करवा दूंगी, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट रीड करवाऊंगी अगले लेक्चर में, लेकिन आपने आर्टरियल सिस्टम से याद करना शुरू करना है बुक से। सो मैंने इस डायग्राम को ना सिंपल बनाने की कोशिश की है, बुक पे डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आपने इसको बस तैयार कर लेना, अगर आ जाएगी पेपर में तो आप ये बना देंगे तो सही अच्छी वाली बन जाएगी बस, ठीक है। तो अच्छा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले ना कुछ टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, उनके मीनिंग्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ताकि आपको वर्ड्स ज़रा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ये वर्ड्स थोड़े से आपको लग सकते हैं न्यू हैं आपके लिए, लेकिन अगर आपको इनकी मीनिंग्स का पता होगा ना तो आपके लिए आसानी होगी, आपको याद करना, इनका फंक्शन याद रखना आसान होगा। कोस्टल का मतलब है रिब्स, अच्छा यहाँ पे ए नहीं आना, ये साहिल वाला कोस्टल बन गया, COSTL। कोस्टल यानी कि पसलियाँ, इलियक का मतलब है लोअर पोर्शन से रिलेटेड, यानी जो टांगों से नीचे हिस्सा सारा, टांगों सॉरी, ये पेट से नीचे वाला हिस्सा इलियक कहलाता है। फेमोरल, फीमर यानी कि हड्डी रीढ़ की, जो सॉरी हमारी थाई बोन है, ठीक है, थाई बोन जिसे कहते हैं, ये घुटने से ऊपर जो हड्डी है हमारी टांग की।
मिजेंट्रिक का मतलब है रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, आंतो छोटी आंत बड़ी आंत से रिलेटेड वर्ड है। सीलिक का मतलब बैली है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये ना आपको पता है, ये एओर्टा है, पता है ना आपको। आपने पढ़ा था ये, जिस तरह ये हार्ट से ये निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है एओर्टा। एओर्टा ऊपर जाके जो इसका ये वाला हिस्सा है ना, ये इसे हम कहते हैं एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च। और जब बुक खोल के आपने सामने रखनी है, मोबाइल जैसे पकड़ा हुआ है, बुक खोल के सामने रखें। आर्टेरियल सिस्टम की जो ऊपर वाली लाइन है, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो पीछे आपने हार्ट का टॉपिक पढ़ा उसमें से दिया हुआ है कि आपको पता है ना कि हार्ट की जो राइट वेंट्रिकल है, हार्ट की ये जब ये वाली राइट साइड है ना, यहाँ से आपको पता है पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा था, और ये ऊपर जाके इस पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स की तरफ। तो ये पैराग्राफ में बताया, उसमें पल्मोनरी ट्रंक की हेडिंग देके लिख दें बस, काफ़ी है। इसके बाद 200 देखें, द ऑक्सीनेटेड ब्लड लिविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। बुक आई होप सो आपने बुक खोली होगी ताकि आपको समझ आए, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसको रिलेट करके बताती जाती हूँ। आपको पता है, आपने हार्ट वाले टॉपिक में पढ़ा है कि जो लेफ्ट आर्टरियम है ना, यहाँ से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से आपको पता है कि एओर्टा निकलता है इस तरह से, ये आर्चेस बनी होती हैं। तो ये जो एओर्टा है ना, ये कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीनेटेड। तो ये ऊपर की तरफ रीडिंग में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, एओर्टा के बाद क्या लिखा हुआ है, इट असेंड्स। असेंड कहते हैं ऊपर की तरफ जाना, और क्या बन गया, एओर्टिक आर्च। यानी कि ये क्या है, एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च की डेफिनेशन हो गई, यानी कि ये पहली डाई लाइन है, द ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से, द ऑक्सीनेटेड ब्लड लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज कैरिड टू द लार्ज आर्टरी एओर्टा, इट असेंड्स एंड फॉर्म। या बस यहाँ से लिखें, एओर्टा असेंड्स एंड फॉर्म्स एन एओर्टिक आर्च, बस इतनी डेफिनेशन काफ़ी है, ठीक है। एओर्टा असेंड्स एंड फॉर्म्स एन एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्क को जो है ना, वो आगे जाके कर्व हो जाएगी लेफ्ट साइड, क्योंकि ये बॉडी की लेफ्ट साइड है। कर्व कहते हैं मुड़ जाएगी लेफ्ट साइड। डिसेंड नीचे को आ जाएगी, इन्फीरियर बॉडी के नीचे की तरफ, इनटू इनटू द बॉडी, ठीक है। और ये क्या बन गई, इसे हम कह देंगे डोर्सल एओर्टा, ठीक है। द आर कर्व लेफ्ट एंड डिसेंड्स इन्फीरियर टू द बॉडी फ्रॉम द अपर सरफेस। इसकी ऊपर एओर्टिक आर्क की ऊपर वाली सरफेस पे क्या है, ब्रांचेस है, ठीक है। ये ब्रांचेस क्या करेगी, ये एओर्टा की शाखाएं हैं, यानी कि ये सारी जो नीचे जा रही है ना सीधी, ये सारी एओर्टा है। ये सारी जो इससे निकल रही हैं, ये सारी एओर्टा की शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी एओर्टा की क्या है, शाखाएं हैं। तो ये शाखाएं शोल्डर्स, हेड, आर्म्स, उनको ब्लड देगा ऑक्सीजन वाला। यानी आर्टरी का काम क्या है, इसने बॉडी को ऑक्सीजन दे रही है। अब ऑक्सीजन कैसे देगी, जब ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा और ऑक्सीजन मिल गई। अब हमने ये देखना है ये आर्टरी से ब्लड कैसे कैसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जा रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने नंबरिंग कर दी है बुक के अकॉर्डिंग, जिस तरह तरतीब दी हुई है, सही है। तो डोर्सल एओर्टा की डेफिनेशन बुक पे देखें, लिखी हुई है ना, फर्स्ट ये पैराग्राफ लिखा है, एज एओर्टा, डोर्सल एओर्टा लिखा नजर आ रहा है, एज एओर्टा पासिस डाउन द थोरक्स इट बिकम्स डोर्सल एओर्टा। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। तो इट गिव्स ऑफ मैनी ब्रांचेस, ये बहुत सी ब्रांचेस हैं। चलिए अब मैं आपको, आप बेशक बुक की तरफ ना देखें, आप इस पर फोकस करें सारा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले एओर्टिक आर्च नीचे आएगी, ये सारी डोर्सल एओर्टा, ये सारी डोर्सल एओर्टा यहाँ तक है, ठीक है। तो अब डोर्सल एओर्टा आगे तक, यहाँ से एक शाख निकलती है, ये खून की नाली, ये आर्टरी, इसे कहते हैं इंटरकोस्टल। इंटर कहते हैं दरमियान, कोस्टल कहते हैं पसलियाँ पे ए नहीं आना, आर्टरी। ये इंटरकोस्टल आर्टरी, जो पसलियाँ हैं ना, हमारी पसलियों के दरमियान पट्टे होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको ये ब्लड देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, यहाँ से एक निकलेगी, ये देखो मैं छोटी सी बनाई हुई है, होप सबको नज़र आ रही होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप 720 पे लाजमी देखें ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ से निकल रही है ना, ये वाली आर्टरी से सीलिक आर्टरी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा जो सीलिक आर्टरी है, और इसके यहाँ पे भी एक आर्टरी ये निकल रही है, इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। यहाँ से भी एक आर्टरी निकल रही है, यहाँ से आगे की तरफ निकल रही होती है,
और इसको हम कहते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो इसमें जो सीलिक आर्टरी है, सीलिक का मतलब बेली से रिलेटेड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए सीलिक किसे कहते हैं, बेली, मेजेंट्रिक कहते हैं इंटेस्टाइन्स। तो हमारी बेली में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। तो जो सीलिक आर्टरी और सुपीरियर है, ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड देंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी छोटी आंत भी आ जाएगी, छोटी आंत को, और इसके अलावा स्टमक आ जाएगा, हमारी खुराक की नाली आ जाएगी, पेनक्रियाज आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये उसको ब्लड देगी। इसके बाद जो सुपीरियर ऊपर, सुपीरियर के नीचे, इन्फीरियर नीचे, नीचे वाली मेजेंट्रिक आर्टरी, मेजेंट्रिक का मतलब किससे रिलेटेड है, अभी मैंने बताया इंटेस्टाइन। तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के साथ रेक्टम एक है ना, बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है रेक्टम, वो चैप्टर 8 में मैं आपको बताऊंगी। तो उसको भी ये जो है ना ब्लड देती है, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को ये ब्लड देती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज। अच्छा जी, यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की साइड्स पे से निकल रही है ये वाली आर्टरीज, इन्हें हम कहते हैं रेनल आर्टरी। अच्छा, यहाँ तक अभी तक हमने कितनी तक पढ़ ली है, 5th पॉइंट ये पढ़ ली है। 6 में आपकी बुक की तरतीब के अकॉर्डिंग बताया हिपैटिक आर्टरी का। हिपैटिक आर्टरी, ये देखो आपको पता है राइट साइड पे हमारा जिगर होता है, तो ये सिर्फ राइट साइड से निकल रही है। तो हिपैटिक यानी कि जिगर, जिगर को ब्लड देगी। और उसके बाद ये गुर्दों को, 2 गुर्दे हैं, ठीक है, तो रेनल गुर्दे को कहते हैं। तो रेनल आर्टरी जो है वो हमारी किडनीज को ब्लड देगी दोनों तरफ से। उसके बाद गुनेडल आर्टरी, ये आर्टरीज गुनेड्स को ब्लड देगी। गुनेड्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स। फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, मेल्स के अंदर टेस्टिस होती है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका रोल होता है। और ये हॉर्मोन्स, जो केमिकल्स हमारे अंदर बनते हैं फीमेल्स के अंदर, जो मंथली साइकिल होता है, जो गुनेड्स में, गुनेड्स का रोल होता है इनमें। तो ये सारा इन ऑर्गन्स का काम होता है। तो गुनेड्स को भी ब्लड चाहिए होता है, गुनेडल आर्टरी देगी। अच्छा जी, तो होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर ये सारी आर्टरीज का हो गया है। अच्छा, हम आपको पता है ये वाली आर्टरी कौन सी, पूरी जो बड़ी वाली है, मेन है, वो कौन सी है, डोर्सल एओर्टा। ये आगे जाके ना मजीद 2 आर्टरीज देंगी, जिन्हें हम कहेंगे 2 कॉमन, कॉमन कहते हैं एक जैसी होंगी, इलियक आर्टरीज। इलियक का मतलब मैंने क्या बताया था कि टांगों से स्टार्ट हो रहा है, यानी पेट के बाद वाला जो सारा हिस्सा है, इलियक, ठीक है। तो इलियक आर्टरीज है। अब इलियक आगे जाके मजीद डिवाइड हो जाएगी, इलियक आगे जाके मजीद डिवाइड हो जाएगी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हो गया। इलियक आगे जाके डिवाइड होगी एक्सटर्नल, ये चल नहीं रहा, जैसे कि ये है इलियक आर्टरी दोनों साइडों पे, और फिर ये आगे जाके एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में हो जाएगी डिवाइड। यानी ये बाहर वाली एक्सटर्नल कहलाएगी, अंदर वाली इंटरनल कहलाएगी। ये देखिए इस तरह से। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ना, ये आगे जाके, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब हमारी ये हमारी थाइज है ना, थाइज में जो ये हमारी फीमोरल आर्टरी, फीमोरल का मतलब रिलेटेड हो फीमर, फीमर आपको पता है थाई बोन को कहते हैं, अभी मैंने बताया। तो एक्सटर्नल आर्टरी फीमर में क्या बन जाएगी आगे जाकर, यही एक्सटर्नल को हम क्या कह देंगे, फीमोरल आर्टरी कह देंगे, ठीक है वो एक्सटर्नली, लेकिन आगे जाकर फीमर में, फीमर के पास, इस हिस्से के पास आगे से क्या कह देंगे, फीमोरल आर्टरी। और जो अंदर वाली साइड पे इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये हिप्स को ब्लड देगी। और जो फीमोरल आर्टरी है, ये आगे जाके ना, ये आपको सिंगल नज़र आ रही होगी, बट ये भी आगे जाके मज़ीद डिवाइड हो जाएगी, जो कि हमारी टांग के जो हमारी नी है, नी कहते हैं जो घुटने हैं, घुटने से नीचे जो हमारी शैंक है, शैंक किसे कहते हैं, जो हमारी पाँव का एंकल है, और जो घुटना है, जो टुकना है और जो घुटना, उसके दरमियान जो टांग वाला एरिया, उसे शैंक कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा एंकल, एंकल यानी कि पता ही होगा आपको, टुकना। और जो हमारा पाँव है, ये हमारे जैसे शैंक, नीचे वाली टांग, मतलब नीचे वाली टांग का हिस्सा, घुटने से नीचे जो सारा हिस्सा है, उसको ब्लड जो है ना
कौन देगी? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ना, वो इसकी जो फेमोरल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होकर इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना, आगे जाके शाखे बना देंगी, तो वो आगे वाले हिस्सों को ब्लड देगी। होप सो आपको आर्टरियल सिस्टम समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।